Good morning, students, and welcome to the chapter 3 of class 6, that is the nature of matter. और इसमें हम लोग सारे सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, दैट इज द सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, और एक्सप्लेन भी करते चलेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है सेक्शन ए, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। बच्चों ध्यान देना है, अगर आपको बोला जाए कि क्लासेस में आप बॉयज एंड गर्ल्स को अलग अलग करो, तो आप क्या करते हैं? आप बॉयज जैसे लोगों को एक तरफ करते हैं, मतलब आप ग्रुपिंग कर रहे हैं एक जैसे लोगों का। मतलब जो भी क्लासिफिकेशन होता है वो सिमिलैरिटीज पे, यानी सिमिलर प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड होता है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हायर क्लासेस में भी काम आएगा। नेक्स्ट वन, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज डैश एंड हैज डैश इज कॉल्ड मैटर। यहां डैश में क्या होगा? स्पेस। ऑक्यूपाइज मतलब जो कब्जा करता है, जो घेर के रखता है। तो इस दुनिया में जितने भी चीज आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपना कोई ना कोई जगह घेर के रखते हैं। जैसे आप जो हैं वो कहीं ना कोई सीट पे बैठे होंगे, वो सीट जो है आप अपना स्पेस को ऑक्यूपाई करके रख रहे हैं। स्पेस के साथ हमेशा ऑक्यूपाई लगेगा और मास के साथ हैस लगेगा, ये याद रखिए बच्चों। और ऐसा कोई भी चीज, एनीथिंग, कोई भी ऐसा चीज जो जगह को ऑक्यूपाई करके रखता है और जिसका मास होता है, उसको हम कहते हैं मैटर। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज मैटर, तो आप ये डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इन द डैश स्टेट ऑफ मैटर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव वेरी लिटिल होल्ड ऑन वन अदर। बच्चों ये जो वर्ड आया है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है जिस चीज से वो बना हुआ है। तो बच्चों ध्यान दो, जैसे अगर मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि जो आपका घर है वो किस चीज का बना है, तो आप बोल सकते हैं सर ब्रिक्स का। ब्रिक्स मतलब ईंटा, रॉड का, ठीक है, उसी तरह सीमेंट का, वाटर का, सैंड का। तो वो सारी चीजें जो मैंने अभी बताई वो सब क्या हो गए? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए। किस चीज का? घर का। उसी तरह जब हम गैसियस स्टेट के बारे में बात करते हैं तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे जिससे वो बना हुआ है, इट हैज अ वेरी लिटिल होल्ड ऑन वन अदर। गैसेस के पार्टिकल्स हमेशा उड़ सकते हैं और इसीलिए इनका एक दूसरे के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होता और वो यहां वहां मूव कर सकते हैं। जबकि आपने सॉलिड में पढ़ा है कि सॉलिड के सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाइट डज नॉट पास थ्रू अ ब्लैक बोर्ड एज इट इज एन डैश ऑब्जेक्ट। ऑपेक। बहुत सारे बच्चे इसको ऑपिक क्यों पढ़ते हैं? इट्स रॉन्ग। बच्चों ध्यान देना है कि ये जो ऑपेक है इसको हम क्या पढ़ेंगे? ऑपेक। ऑपेक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपने आर पार लाइट को पास नहीं होने देते। सपोज दैट अभी अब यहां बात हो रही है ब्लैक बोर्ड की। अगर ब्लैक बोर्ड के सामने आप मोबाइल का फ्लैश लाइट जला के खड़े हो जाएं और ब्लैक बोर्ड के पीछे जाकर देखें, तो क्या वो लाइट आपको नजर आएगी? नहीं। इसका मतलब ब्लैक बोर्ड कैसा ऑब्जेक्ट है? ऑपेक ऑब्जेक्ट। जो लाइट पास कर दे उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे एक कांच का ग्लास ले लो और अगर उसके आर पार हम लाइट जलाएं तो हमें नजर आएगी, इसका मतलब वो ट्रांसपेरेंट है। तो जिससे लाइट पास नहीं हो सकता, डज नॉट पास थ्रू अ ब्लैक बोर्ड, इज एन ऑपेक ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन, स्मेल ऑफ ए परफ्यूम रिचेस अस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जो परफ्यूम आप लगाते हैं, आजकल फॉग चल रहा है ना, तो जो परफ्यूम्स आप लगाते हैं उसका स्मेल दूसरों के पास कैसे जाता है? कौन से प्रोसेस से जाता है? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन इट इज अ प्रोसेस। क्लियर है? नेक्स्ट वन, सेक्शन बी में आते हैं। राइट ट्रू और फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एयर इज अ मैन मेड मटेरियल, इट इज अ फॉल्स। हवा कोई मैनमेड नहीं है, इट्स अ नेचुरल मटेरियल, है ना, जो प्रकृति अपने आप बनाई है। ए थिन पॉलिथीन शीट इज ट्रांसपेरेंट। जो पतला पॉलिथीन शीट होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल सही, इट्स अ ट्रू वन। पेबल्स फ्लोट ऑन वाटर। बच्चों पेबल्स का मतलब छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो होते हैं उनको पेबल्स कहते हैं। तो क्या अगर हम उसको पानी में डालें तो क्या ऊपर फ्लोट करेंगे या डूब जाएंगे? सिंक करेंगे। डूबने को सिंक कहते हैं, ठीक है। यहां लिखा है पेबल्स फ्लोट ऑन वाटर, इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज अ फॉल्स, वो डूब जाएंगे। डिफ्यूजन इज द मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द टू मटेरियल। डिफ्यूजन जो है एक प्रोसेस है जिसमें मिक्सिंग होता है पार्टिकल्स का, एकदम सही, ट्रू है। नेक्स्ट वन, ऑक्सीजन गैस इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। यस, ऑक्सीजन गैस जो होता है वो पानी में डिसॉल्व होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं बच्चों कि अगर ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व ना हो तो क्या मछलियां पानी में सांस ले पाएंगी? बिल्कुल नहीं। सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। एक मैंने यहां पॉइंट लिखा है, स्टूडेंट्स मस्ट करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, दिस विल एनहांस योर नॉलेज। जितने भी यहां फॉल्स स्टेटमेंट आप देख रहे हैं प्लीज बच्चों उनको सुधारिए। यहां दो ही स्टेटमेंट फॉल्स हैं, इन दोनों का सही चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको वो सही चीज मालूम होगा तो आप आराम से अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपका ये कंप्लीट हो गया सेक्शन ए एंड सेक्शन बी।
मूव करते हैं सेक्शन सी की तरफ। टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों देखो क्या है, पहला क्वेश्चन है द स्टेट और स्टेट्स ऑफ मैटर। बच्चों व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, याद रखना है। द स्टेट, ये ऑब्लिक है, स्टेट और स्टेट्स ऑफ मैटर दैट हैव बोथ अ फिक्स शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम। ऐसा कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है जिसका फिक्स शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है? तो बच्चों आपको मालूम है सॉलिड के कांस्टेंट पार्टिकल्स पैक होते हैं, इसलिए उसका शेप फिक्स्ड होता है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट वन, योर बुक इज मेड अप ऑफ ए मैटर बिकॉज। कोई भी दुनिया में मैटर है, इसका मतलब इट हैज ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैज सम मास। बच्चों देखो कोई भी चीज अगर आपसे पूछा जाए कि मैटर है या नहीं, तो आप सिंपल उसका ये देखो कि क्या उसका कोई वजन है, या फिर आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या उसने कोई जगह को ऑक्यूपाई किया। मतलब ये दोनों कंडीशन होने चाहिए तभी वो मैटर है। जैसे आपका मोबाइल, तो आप जरा अब कोई पूछे कि मोबाइल मैटर है या नहीं, तो आप सोचो मोबाइल कोई ना कोई जगह घेरता है, बिल्कुल, और साथ ही साथ उसका कोई ना कोई वजन है। मास मतलब वजन कह सकते हैं लेमन लैंग्वेज। अभी आप वजन समझो, ऐसे नॉर्मली होता है द्रव्यमान, ठीक है, उसको हम मास बोलते हैं। नेक्स्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 3। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपेक मटेरियल। बच्चों अभी मैंने ऑपेक मटेरियल के बारे में बताया था कि ऑपेक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो लाइट पास नहीं होते। आपके ऑप्शन में अ पीस ऑफ वुड, यही एक ऐसा मटेरियल है जो लाइट पास नहीं करता। 4 नंबर क्वेश्चन में आइए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैं समझाने के लिए भी आपको लिखा हूं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वुड डिफ्यूजन बी द फास्टेस्ट। आपको जो ऑप्शन दिया गया था उसमें ऑप्शन में देखिए कि कौन सा ऐसा केस है जहां पर डिफ्यूजन सबसे तेजी से फैलेगा और क्यों, ये भी जानना है। तो गैस इन अनदर गैस, अगर एक गैस को दूसरे गैस में मिलाया जाएगा तो उसका डिफ्यूजन फास्ट होगा। क्योंकि बच्चों देखो गैसेस के जो पार्टी, ये जो अंदर मैंने गोल गोल बनाया है, ये है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। तो गैस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बहुत दूर दूर रहते हैं और उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, एक दूसरे को खींच नहीं पाते। लिक्विड में इनके मुकाबले थोड़ा ज्यादा अट्रैक्शन होता है और सॉलिड में तो पूरा पैक होता है। तो आप बताओ अगर मैं इन तीनों में से कौन सा ऐसा केस होगा जहां पर आराम से सभी चीज मिल सकते हैं? जाहिर बात है गैस, क्योंकि गैसेस में कोई पकड़ने वाला नहीं है, वो आराम से भाग सकते हैं। तो आंसर विल बी द गैस इन अनदर गैस। नेक्स्ट मूव करते हैं 5 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें मैंने सारे ऑप्शन भी लिखे हुए हैं ताकि आपको क्लियर हो सके। बच्चों देखो ऑप्शन में है मस्टर्ड ऑयल, शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉमन सॉल्ट। इसमें बोला है इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल का मतलब होता है बच्चों जो पानी में नहीं घुले। लेकिन देखो बच्चे इसमें शुगर में और कॉमन सॉल्ट में तो कंफ्यूज नहीं करते क्योंकि वो घर में देखते हैं, मगर मस्टर्ड ऑयल और कार्बन डाइऑक्साइड में वो कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्या गैस पानी में डिसॉल्व होता है? और मस्टर्ड ऑयल तो मालूम ही है उनको, ऑयल पानी में डिसॉल्व नहीं होता। तो इन दोनों में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है और बच्चे गलती करते हैं, लेकिन आंसर यहां मस्टर्ड ऑयल है। बच्चों क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबल कहां आपने देखा है, किस चीज में आपने देखा है? जल्दी से कमेंट करिए और मुझे बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड किस जगह पर सॉल्युबल हो रहा है। बहुत वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करिए, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। तो बच्चों आपने देखा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल में पैक किया जाता है, मतलब दे आर सॉल्युबल इन द वाटर। जबकि मस्टर्ड ऑयल पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता, वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगता है। क्लियर है? सो द आंसर विल बी द मस्टर्ड ऑयल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, 6th क्लास के बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है। चलिए मूव करते हैं सेक्शन डी में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। देखो बच्चों पहला है डिफाइन द फॉलोइंग नेचुरल मटेरियल। दोज मटेरियल्स विच ऑकर नेचुरली और कॉल्ड नेचुरल मटेरियल, एग्जांपल एयर, वाटर एटसेट्रा। बच्चों जो नेचर ने अपने आप बनाया, नेचर मतलब प्रकृति, जो आदमी नहीं बना सकता, उसको हम नेचुरल मटेरियल कह सकते हैं। आगे बढ़िए, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। दोज मटेरियल्स विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट आर कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जो मटेरियल लाइट को अपने आर पार जाने देता है उसको हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कह सकते हैं। एग्जांपल देखो बच्चों, एयर, ग्लास, प्योर वाटर एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेम एनी 3 मटेरियल्स दैट आर ट्रांसपेरेंट। देखो यहाँ 2 क्वेश्चन दिया है आपके बुक में। ट्रांसपेरेंट कौन सा होगा? तो एयर, हवा ट्रांसपेरेंट है। जाहिर बात है बच्चों कि अगर 2 आदमी एक थोड़े से डिस्टेंस पे खड़े रहें तो दोनों के बीच में हवा है। अगर आप अपना फ्लैशलाइट जलाते हैं मोबाइल का, तो क्या सामने वाले आदमी को नजर आएगा? बिल्कुल आएगा। यानी हवा के द्वारा आपका लाइट पास हो सकता है। प्योर वाटर, बच्चों प्योर वाटर में बहुत कंफ्यूजन है। प्योर वाटर मतलब डिस्टिल वाटर, वही वाटर जो आप इन्वर्टर के बैटरी में डालते हैं। ठीक है, यानी जो इन्वर्टर के बैटरी में जो पानी डाला जाता है, इट इज अ प्योर वाटर, उसको हम डिस्टिल वाटर भी कहते हैं। ठीक है, जो पानी आप पीते हैं दैट इज अ मिनरल वाटर। वो मिनरल वाटर, प्योर वाटर, आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको पता चलेगा। ग्लास, ग्लास कहने का मतलब कौन सा ग्लास? क्या स्टील का ग्लास? बिल्कुल नहीं। नॉर्मल जो ग्लास होता है कांच का, वो ग्लास जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आर पार, इन तीनों के आर पार लाइट जा सकता है। नेक्स्ट आइए ऑपेक। ऑपेक मतलब जिसके आर पार लाइट ना जाए। देखो क्या है, थिक प्लास्टिक शीट। अगर कोई प्लास्टिक शीट थोड़ा मोटा हो, थिक वाला, थिन वाला होगा तो ट्रांसपेरेंट, थिक है तो ऑपेक। ब्लैक बोर्ड एंड वॉल। वॉल मतलब दीवार,
ब्लैक बोर्ड, ये सब ऑपेक, मतलब इसके अगर एक तरफ लाइट जलाया जाए और दूसरी तरफ से आप चेक करेंगे तो आपको लाइट नजर नहीं आएगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट लाइट को पास नहीं करते। मूव करिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट ऑफ मैटर, देखो बच्चों यहां दो क्वेश्चन है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्या करें। पहला है कैन और दूसरा है कैन नॉट इजिली चेंज इट शेप एंड वॉल्यूम। क्वेश्चन ऐसे पढ़ा जाए, विच स्टेट ऑफ मैटर कैन इजिली चेंज इट शेप एंड वॉल्यूम। पहला क्वेश्चन ये है, तो कौन सा स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकता है? गैसियस स्टेट। क्यों? क्योंकि उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर फ्री टू मूव एंड डू हैव अ वेरी लिटिल होल्ड ऑन ईच अदर। अभी जो मैंने ऊपर बात किया था एकदम सेम वही चीज, क्योंकि उसके पार्टिकल मूव कर सकते हैं। कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब जिस चीज से वो बना हुआ है। नेक्स्ट वन, सेकंड में क्या है? कैन नॉट। कैन नॉट में क्या करेंगे बच्चों? द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर कैन नॉट इजिली चेंज इट शेप एंड वॉल्यूम बिकॉज द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी टाइटली पैक्ड एंड कैन नॉट मूव। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो टाइटली पैक्ड होते हैं और वो मूव नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपीज में इसको नोट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू मटेरियल्स डिफ्यूज इनटू ईच अदर। मटेरियल डिफ्यूज क्यों करते हैं? तो बच्चों डिफ्यूजन आपने पढ़ा है कि गैसेस में सबसे ज्यादा होता है, तो गैसेस के पार्टिकल मूव करते हैं। मतलब अगर पार्टिकल्स मूव करने लगे, कौन से पार्टिकल्स? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो वो आराम से डिफ्यूज हो सकते हैं। तो मटेरियल डिफ्यूज इनटू ईच अदर बिकॉज ड्यू टू देयर फ्री मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ सच मटेरियल, क्योंकि उनका फ्री मूवमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 5 नंबर क्वेश्चन। डिफाइन द टर्म सॉल्युबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको नोट करिए, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिफाइन द टर्म सॉल्युबिलिटी, हाउ डज इट चेंज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर। बच्चों देखो यहां 2 क्वेश्चन है, अगर 2 क्वेश्चन है तो आपको पैराग्राफ भी चेंज करना है, ये याद रखना है। पिछले वीडियोज में भी मैंने आपको बताया था। देखिए क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस, जैसे अगर मान लो कि आप नमक और चीनी को घोल रहे हैं, तो आप अगर एक हाफ कप पानी में नमक को घोल रहे हैं, तो आप कंटिन्यूअसली थोड़ा थोड़ा करके नमक डालते रहें और उसको स्टिर करते रहें। स्टिर मतलब घोलना। एक समय ऐसा आएगा बच्चों जब वो नमक घुलना बंद हो जाएगा, तो जितना नमक उसमें घुला वही उसका सॉल्युबिलिटी है। मतलब कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब यहाँ सॉल्ट, शुगर जो डिसॉल्व होता है, आप कुछ भी रख सकते हैं। वो जो डिसॉल्व हुआ, कितना डिसॉल्व हुआ पानी में भी हो सकता है और कोई लिक्विड में भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहां पर लिक्विड लिखा है। ठीक है, लिक्विड में एग्जांपल क्या लिखा? वाटर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, उसी को सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। अब बताओ बच्चों, मान लो एक समय ऐसा आएगा जब नमक घुलना बंद हो जाए, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि नमक को घोलें, तो आप क्या करेंगे? थोड़ा सा पानी गर्म कर देंगे। जैसे ही आप गर्म करेंगे और नमक डालेंगे, वो और घुलना शुरू हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन तो यही है, हाउ डज इट चेंज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो आंसर क्या हुआ? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, दैट इज ऑन हीटिंग अ सॉल्यूशन। इंक्रीजिंग टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होता है बच्चों? जब आप उसको हीट करते हैं। अगर उसी सॉल्यूशन को आप हीट किए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस जनरली इंक्रीजेस। जो सॉल्युबिलिटी होता है वो बढ़ जाता है, मतलब पानी में नमक का घुलने का टेंडेंसी या उसका कैपेबिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसा करके आप अपने घर में भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेम 3 मटेरियल्स दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्ट, शुगर, लेमन जूस। ये पानी में घुल सकते हैं। इनसॉल्युबल मतलब जो पानी में नहीं घुल सकते। आप चाहें तो इसके अलावा कोई और एग्जांपल भी दे सकते हैं जो आपके माइंड में है। मैंने लिखा है चॉक पीस, सैंड और पेबल्स। पेबल्स मतलब छोटे छोटे कंकड़ पत्थर। ये सब पानी में नहीं घुलते हैं, इसलिए इनसॉल्युबल इन वाटर। क्लियर है बच्चों? चलिए मूव करते हैं सेक्शन ई की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उसमें ध्यान देंगे। व्हाई डू सॉलिड्स हैव अ फिक्स शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड का फिक्स शेप क्यों रहता है और उसका डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट मतलब पक्का, एकदम उसका वॉल्यूम भी फिक्स रहता है, ऐसा क्यों? तो देखो आंसर मैंने क्या लिखा था, सॉलिड्स हैव अ फिक्स शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर वेरी टाइटली पैक्ड। सेम आंसर बच्चों, ऐसा मैंने डिजाइन बनाया था पिछले वाले क्वेश्चन में, जिसमें आपको बताया गया था कि सॉलिड के जो अंदर में जो मैंने गोल गोल बनाया है, दे आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड दे आर क्लोजली पैक्ड। मतलब एक दूसरे के साथ वो सटे हुए रहते हैं, टाइटली पैक्ड रहते हैं और हिल नहीं सकते। इसीलिए सॉलिड का डेफिनेट शेप और फिक्स वॉल्यूम रहता है। तो आप देख सकते हैं जितना भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में बात हो रही है क्लास 6 में, वो सब उसके अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो बच्चों इस अरेंजमेंट को ध्यान से समझना है ताकि आप इन सबके आंसर्स को कंप्लीट करें। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रीफली डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट प्योर वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड। बच्चों जहां भी ये एक्टिविटी टर्म आ गया, एक्टिविटी मतलब समझो कि एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ ना कुछ करके दिखाना है और उसी बात को लिखना है। तो मैंने क्या किया ये समझते हैं। एन एम्प्टी ग्लास टम्बलर शुड बी टेकन एंड देन प्योर वाटर, प्योर वाटर मतलब डिस्टिल वाटर जो बैटरी में डालते हैं, बताया है आपको, वुड बी फिल्ड। Now, by holding it against light, we should look on the other side of tumbler. If the light passes through it, is considered as a transparent liquid.
The above observation was found by doing such activity which shows that the pure water is a transparent liquid. बच्चों एक्सपेरिमेंट ये है कि प्योर वाटर ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, ये कैसे प्रूव करेंगे? तो कैसे प्रूव करेंगे? एक खाली ग्लास लीजिए, उसमें पानी को भरिए और एक तरफ अपना लाइट जला दीजिए और दूसरी तरफ से उसको देखिए, अगर वो नजर आता है तो ट्रांसपेरेंट। तो जब आप प्योर वाटर लेते हैं बच्चों, तो उस समय आपको लाइट नजर आता है, मतलब वाटर क्या हो गया? इट इज अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड। मुझे उम्मीद है कि ये एक्टिविटी समझ में आ गया। इसको आप चाहें तो अपने अदर लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। देखो बच्चों, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट अ सॉलिड कैन डिफ्यूज स्लोली इनटू लिक्विड। बच्चों ध्यान देना, सॉलिड को डिफ्यूज करना है लिक्विड में, क्या करें? तो देखो मैंने एग्जांपल में जो आपके बुक्स में दिया है वो एग्जांपल है, आप चाहें तो कुछ और एग्जांपल भी ले सकते हैं, मगर दिस इज द बेस्ट वन। When a few crystals of potassium permanganate, बच्चों ये एक ही नाम है, पोटेशियम परमैंगनेट। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि आखिर ये पोटेशियम परमैंगनेट क्या है सर। बच्चों ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है, ये जनरली आपका एक केमिकल होता है, ठीक है, जो पानी में डालने पे पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। जैसे आप अगर पानी में उजाला डालते हैं, नील डालते हैं, तो अपने आप वो घुल जाता है, वो भी एक तरह का डिफ्यूजन है। उसी तरह जब हम लैब में बात करते हैं तो ये पोटेशियम परमैंगनेट जो है, ये आपका एक केमिकल है जिसको हम अपने केमिस्ट्री लैब में यूज करते हैं। इट वॉज एडेड इन अ क्लीन वाटर, साफ पानी में इसको डालते हैं। टेकन इन अ जार, एक जार में, ग्लास जार में ले लिए। इट शोज स्लो स्प्रेडिंग ऑफ द पिंक कलर, धीरे धीरे इसका पिंक कलर जो होता है वो स्प्रेड होता है इन अ ग्लास जार। दिस एक्टिविटी शोज दैट अ सॉलिड। अब देखो बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट खुद क्या रहता है? सॉलिड के फॉर्म में, इसलिए मैंने सॉलिड के बगल में लिखा पोटेशियम परमैंगनेट। डिफ्यूजेस स्लोली इनटू अ लिक्विड, किसमें डिसॉल्व हो रहा था? लिक्विड में। लिक्विड क्या है इस जगह पर? वाटर। तो वेरी इजी थिंग, जैसे आपका उजाला डिसॉल्व होता है बिना घोले, उसी तरह ये भी डिसॉल्व हो सकता है। तो अपने आप जो डिसॉल्व होता है उसी को तो डिफ्यूजन कहते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स टू देयर ओन, इट इज नोन एज अ डिफ्यूजन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। What is a saturated solution? How can one prepare a saturated solution of the common salt in water? Very very important question. It will come in your exam. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? तो देखो मैंने मैं नमक वाला एक एक्टिविटी आपको बताया था कि हाफ कप पानी ले लो, उसमें नमक घोलते रहो, हाफ चम्मच डालते रहो, फिर घोलो, फिर हाफ चम्मच लो, फिर घोलो। एक समय ऐसा आएगा बच्चों जब वो नमक घुलना बंद हो जाएगा। वैसे केसेस को कहते हैं सैचुरेटेड, मतलब अब नमक नहीं घुल रहा, नमक खुद क्या है? सॉल्यूट हो गया। तो देखो मैंने वही लिखा था, सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब गर्म नहीं करना है, जब तक घुल रहा है तब तक घोलना है, ठीक है। और उसके बाद अगर उसमें कितना सब्सटेंस डिसॉल्व हो रहा है, दैट इज अ सैचुरेटेड, मतलब अब वो सैचुरेट बन गया। क्या करेंगे इसको बनाने के लिए? देखो दो क्वेश्चन है, इसलिए मैंने दूसरा पैराग्राफ। फॉर प्रिपेयरिंग ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर, द सॉल्ट शुड बी एडेड इन एवरी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। थोड़ा थोड़ा देर में थोड़ा थोड़ा सॉल्ट को मिलाते जाइए इन वाटर अंटिल इट स्टॉप्स डिसॉल्विंग, जब तक यह घुलना बंद ना हो जाए। The solution at that stage when no more solid can be dissolved in water forms the saturated solution. जब वो ऐसा सॉल्यूशन हो जाए जहां पर नमक और नहीं घुल सकता, वैसे केसेस को हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में करेंगे और आप समझेंगे कि कैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाना चाहिए, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है, सजेस्ट वन एक्टिविटी टू शो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन वाटर। सेम वही 4 नंबर क्वेश्चन का ही सीक्वेंस है। मान लो नमक घुलना बंद हो गया और आप चाहते हैं कि और भी नमक घोलें, तो आप क्या करेंगे? टेम्परेचर बढ़ाएंगे। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा? हीट करने पे। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगा, मतलब पानी में सॉलिबिलिटी मतलब पानी में घुलने की ताकत। तो देखो इसमें क्या किया मैंने, एक्सपेरिमेंट समझते हैं। फॉर दिस एक्टिविटी 2 glass tumblers with an equal volume of water were taken. The water in one of the glass tumbler was heated and then equal amount of sugar was added in both the tumblers. देखो बच्चों, इस एक्टिविटी के लिए 2 ग्लास लेते हैं, दोनों में आपको पानी भरते हैं बराबर मात्रा में, और एक ग्लास को पानी को हम गर्म कर देते हैं और दोनों में बराबर अमाउंट ऑफ शुगर को डालते रहेंगे और घोलते रहेंगे। यह देखा जाता है कि इट वॉज फाउंड दैट इन द ग्लास टम्बलर कंटेनिंग हॉट वाटर द मोर अमाउंट ऑफ शुगर गॉट डिसॉल्व्ड एज कंपेयर टू द अनदर ग्लास टम्बलर। बच्चों घोलते घोलते एक समय ऐसा आता है जब दोनों में घुलना बंद हो जाए। आप देखेंगे जो पानी गर्म है उसमें ज्यादा चीनी का मात्रा आपने घोल दिया, मतलब सिंपल सा बात है, क्योंकि वो पानी गर्म था इसलिए उसमें अमाउंट ज्यादा लगा। सो दिस एक्टिविटी शोज दैट द सॉलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज विद टेम्परेचर। इस एक्टिविटी से यह पता चलता है कि सॉलिबिलिटी किसी भी सॉलिड का, सॉलिड यहां कौन है? मैंने सॉलिड को क्या मान लिया? शुगर मान लिया। शुगर कहां लिया है? देखो ये रहा शुगर। और कैसे इंक्रीज कर रहा है ये? विद द इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर, मतलब हीट करने पर उसका सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कीजिए, अपने कॉपीज में बनाइए। तो
तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ गया। इस वीडियोस में हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपका काम है कि इसको रिवाइज करना, घर में खुद से प्रैक्टिकल्स करना, ताकि आप इन सारे एक्टिविटीज को अपने लैंग्वेज में लिख सकें। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहिए। कीप लर्निंग विद द ऑल साइंस पढ़ें एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।